रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो बेटा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले हम लोग न्यूक्लियर मॉडल को समझेंगे, न्यूक्लियस की खोज करने वाले हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो आइए अपने पेन और कॉपी को लेकर बैठिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आप अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो विश्वास मानिए कि आज के इस सेशन से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि न्यूक्लियस की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन्स की खोज कैसे हुई। और इससे पहले हम लोग जो वीडियो में बात किए थे वो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी, प्रोटॉन्स की खोज की थी, लेकिन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इनको देखने वाले हैं। तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को बेटा न्यूक्लियर मॉडल भी कहा गया, न्यूक्लियर मॉडल भी कहा गया, क्योंकि यहां पे डिस्कवरी हुआ था न्यूक्लियस की, ठीक है ना, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, यानी यहां पे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। अब ये कैसे हुआ था, रदरफोर्ड ने कैसे किया था? देखिए, इससे पहले जो साइंटिस्ट आए थे, जो फिलोसोफर आए थे, उन्होंने जैसे थॉमसन की अगर हम बात करें तो थॉमसन ने ये कह दिया था कि जो एटम होता है, एटम एक स्फीयर की तरह होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली उसके पूरे वॉल्यूम में स्प्रेडेड होता है ना, पूरा भरा होता है, पॉजिटिव चार्ज से भरा होता है आपका। लेकिन रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को गलत साबित कर दिया, मतलब इस कॉन्सेप्ट को गलत साबित कर दिया। और उनका यह कहना था कि पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज का जो डेंसिटी है वो नहीं है, पूरा पॉजिटिव चार्ज हर जगह नहीं है, पॉजिटिव चार्ज एक स्मॉल रीजन में होगा, उसी को न्यूक्लियस कहेंगे। अब इसकी खोज की किसने? इसकी खोज की रदरफोर्ड ने, है ना। तो रदरफोर्ड का देखिए मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं यहाँ पे, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। देखिए उन्होंने क्या किया कि 10 to the power 4 mm ऑफ थिकनेस का एक गोल्ड फॉइल लिया, है ना, थिकनेस का एक गोल्ड फॉइल उन्होंने ले लिया, फॉइल ले लिया। ये ध्यान में रखिएगा बहुत ही पतला होता है, बहुत ही पतला थिन शीट होता है आपका, इतना mm ऑफ गोल्ड फॉइल उसने ले लिया, रदरफोर्ड ने लिया। और इसके ऊपर क्या किया, ये बॉम्बार्ड कराया, बॉम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल्स। अब देखिए इसके ऊपर ये जो गोल्ड फॉइल आपने यहां पे लिया है, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को इन्होंने क्या कर दिया, बॉम्बार्ड कराया, मतलब प्रहार कराया। अब देखिए इसका सेटअप बनाना कैसे बनाया था उन्होंने, इसको समझते हैं। देखिए सेटअप कैसे बनेगा, मैं छोटा सा एकदम सेटअप बनाने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिए। एक सेटअप मैं यहां पे तैयार करूंगा, यहां पे एक और पेन मैं यूज कर लूं। देखिए ये लेड का बॉक्स है आपका, है ना, लेड बॉक्स है, इसको हम बोलेंगे लेड की बॉक्स, पीबी यानी लेड बॉक्स हो गई, ठीक है। और इसके अंदर पोलोनियम नाम का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है। देखिए लेड बॉक्स है, इसके अंदर पोलोनियम नाम का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है। तो ये अल्फा बीटा गामा रेस को इमिट करेगा। लेड बॉक्स लेने का ये खासियत है कि ये जो अनवांटेड रेडिएशंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल जो है यहां से निकलता है, यहां से निकलने के बाद देखिए अल्फा पार्टिकल यहां से बाहर निकला, लेड का एक प्लेट होता है जिसके मदद से, देखिए यहां पे लेड प्लेट हो गया, बाकी रेडिएशन से एब्जॉर्ब होता है। और जो अल्फा पार्टिकल उसके लिए यहाँ पे एक रास्ता यहाँ तैयार हो गया, देखिए इस रास्ते से निकलता हुआ ये लेड प्लेट है, यहाँ पे मैं लिख दूं लेड प्लेट, ठीक है। तो ये हमारा लेड प्लेट हो गया। और इस लेड प्लेट से निकलता हुआ जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो बाहर की तरफ आएगा, इधर आएगा। देखिए इधर आने के बाद यहाँ एक गोल्ड फॉइल रखा हुआ है, देखो यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल है, बहुत पतली सी शीट है आपका, यहाँ पे 10 का पावर -4 mm ऑफ Hg लिखा है, एक बहुत ही पतली सी थिन शीट है यहाँ पे। और इसके थ्रू हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो पास करेगा, है ना, गोल्ड फॉइल के अंदर से पास करेगा। बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, इधर एक मूवेबल स्क्रीन एक बना दिया जाता है, ये मूव करता है, ठीक है, ये ऐसे और ऐसे ये मूव करेगा, है ना, मूवेबल स्क्रीन होता है जिसके अंदर से हमने क्या किया है, पॉलिश हमने कर दिया है,
देखना अंदर से हमने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। और ये जो पॉलिश किया है, ये पॉलिश हमारा जिंक सल्फाइड से पॉलिश किया जाता है। इसका लिप होता है, पेस्ट होता है, इससे पॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी कहा जाता है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी कहा जाता है ना। अगर कोई भी पार्टिकल उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वो चमकेगा, है ना, शाइन करेगा। देखिए, जब यहां से अल्फा पार्टिकल निकला, जब ये अल्फा पार्टिकल सीधा निकला, तो ऐसा देखा गया इसमें से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में, यानी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सीधे सीधे निकल जा रहा था। देखो, सीधे सीधे निकल जा रहा था, ध्यान से समझिएगा, है ना, सीधे सीधे निकल जा रहा था। यानी यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे कोई एटम होगा, यानी बहुत सारे एटम्स होंगे, इससे अल्फा पार्टिकल जा रहा होगा और अल्फा पार्टिकल से सीधे सीधे निकल जा रहा होगा। कुछ अल्फा पार्टिकल, मान लीजिए कुछ अल्फा पार्टिकल जो था ये लार्ज एंगल से डेविएट कर रहा था, मतलब काफी ज्यादा एंगल से डेविएट कर रहा था और यहाँ पे शाइन कर रहा था। देखो यहाँ पे ऐसे, है ना, कुछ अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से डेविएट कर रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट कर रहे थे, देखो, और कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल जा रहा था। तो जो सीधे निकलने वाला अल्फा पार्टिकल, बेटा यहाँ पे मैं सीधा निकलता हुआ जो दिखा रहा हूं, आप ये समझिएगा इसमें से मैक्सिमम रे यहाँ पे जा रहा है ना, और कुछ जो अल्फा पार्टिकल वो स्मॉल एंगल से डेविएट कर रहा है, और डेविएट करके कहाँ जा रहा है, तो ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर जाकर स्ट्राइक कर रहा है और वहां पे चमक प्रोड्यूस कर रहा है ना। इसको मैं थोड़ा सा इसको और ब्रॉड व्यू में और थोड़ा सा बड़े लेवल पे मैं आपको दिखाऊं। जैसे मान लीजिए हमारा गोल्ड फॉइल है ना, गोल्ड फॉइल का एटम है, सपोज करो ये गोल्ड एटम है हमारा, इसके थ्रू हमने क्या कर दिया, अल्फा पार्टिकल को पास कर दिया। तो ऐसा देखा गया कि इसके थ्रू जब अल्फा पार्टिकल पास कीजिएगा तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे आपका यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा एकदम निकल रहा है ना, यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो हमने सिंगल एटम की बात की है, एकदम सीधे सीधे यहां से बाहर निकल जाएगा। देखो सीधा सीधा बाहर निकल गया, इधर से गया सीधा निकल गया। और कुछ अल्फा पार्टिकल इसके सेंटर के नजदीक से डेविएट कर रहा था, कुछ अल्फा पार्टिकल सेंटर के नजदीक से डेविएट कर रहा था, है ना। और वेरी फ्यू, 1 आउट ऑफ 20,000, मतलब 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से ही बाउंस बैक हो जा रहा था, यानी कि उसी पाथ पे वापस लौट जा रहा था। देखो इधर से बहुत सारा अल्फा पार्टिकल जा रहा था, सीधे निकल गया, कुछ अल्फा पार्टिकल सेंटर के नजदीक से जा रहा था, डेविएट कर रहा था स्मॉल एंगल से, और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, 1 आउट ऑफ 20,000 अप्रोक्सीमेटली अल्फा पार्टिकल जो है वो उसी पाथ पे वापस लौट आ रहा था। यहाँ देखिए, है ना, बाउंस बैक हो जा रहा था, दूर से ही लौट आ रहा था। इसका मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या किया गया, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, मैं दोनों एक साथ लिख रहा हूं, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। देखिए ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्टली पास through the gold foil atom, ठीक है। इट कंक्लूड दैट, इससे क्या पता चला, इट कंक्लूड दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस, या हम वॉल्यूम कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। तो बेटा देखो यहाँ पे एक बात समझ में आ गया कि अगर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, 99% से ज्यादा अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे बाहर निकल जा रहा था, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्पेस जो एटम का है वो खाली है, जो कि थॉमसन ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। थॉमसन ने कहा था कि पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेडेड होता है, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसा पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम का वो खाली होता है। ये बात समझ में आ रही है। दूसरा देखिए, दूसरा जो पॉइंट इन्होंने देखा यहाँ पे, दूसरा इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने देखा कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स deviated through a small angle when passes near
द सेंटर। तो बेटा सेंटर के नजदीक से जैसे ही पास कर रहा है ये डेविएट कर जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा सेंटर तो हमारा ये है, देखो ये सेंटर हो गया, है ना। अब देखिए तीसरा कंक्लूजन क्या हुआ, तीसरा कंक्लूजन यानी कि 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, है ना, बाउंस बैक from their path when they passes along the line joining the center, यानी कि जो सेंटर, देखो ये सेंटर है, इससे ये लाइन ज्वाइन किया हुआ है, इसके थ्रू अगर हम अल्फा पार्टिकल को पास कराएंगे तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल दूर से ही, देखो यहीं से सेंटर तो हमारा यहाँ पे है ना, यहीं से ये बाउंस बैक हो जाएगा। इसका मतलब है कि दूर से ही ये बाउंस बैक हो जा रहा है, इसका मतलब जरूर यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा रीजन है जो कि अल्फा पार्टिकल को क्या कर रहा है, बाउंस बैक करवा रहा है, यानी कि उसको अपने पास आने ही नहीं दे रहा है। तो बेटा अल्फा पार्टिकल में ऐसा क्या खास बात है, तो देखो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम +2 चार्ज पार्टिकल होता है, और हीलियम का आप जानते हैं कि 4 यूनिट 4 mu इसका मास होता है और 2 यूनिट इसका 2 प्रोटॉन होता है, एटॉमिक नंबर हमारा 2 होता है। तो बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हीलियम पार्टिकल है, दिस पार्टिकल इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो गया। अब यहाँ चूंकि डेविएशन कब होता है, देखो डेविएशन का मतलब रिपल्सन होता है, इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव पार्टिकल को हम यहाँ से पास करेंगे और ये रिपेल कर रहा है, इसका मतलब जरूर यहाँ कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल ही होगा, यानी पॉजिटिव रीजन होगा, दैट्स वाई कि ये इस अल्फा पार्टिकल को डेविएट करा रहा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जरूर कहीं ना कहीं हमारे सेंटर पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज रीजन है, और एक बहुत ही स्मॉल रीजन में है, जहाँ पे जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल हमारा डेविएट कर रहा था, है ना। तो डेविएशन का यही रीजन है। तो बेटा यहाँ पे हम अभी इसको थोड़ा मिटाएंगे और लिखेंगे, देखिए इसको समझने का कोशिश करिए। देखिए इसका मतलब है इट कंक्लूड दैट, देखो थर्ड वाले पॉइंट से यहाँ पे और सेकंड वाले पॉइंट से ये कंक्लूजन मिल रहा है कि देयर मस्ट बी, देखो चौथा नंबर, अल्फा पार्टिकल्स deviated from its path, it conclude that there must be some positive reason, कहीं ना कहीं पॉजिटिव रीजन है आपका at the center of the atom, ठीक है ना। देयर मस्ट बी, देखो बेटा देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव रीजन, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉजिटिव रीजन है, और इसकी वजह से ही हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो डेविएट कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है, देयर मस्ट बी पॉजिटिव रीजन एट द सेंटर ऑफ द एटम, है ना, एंड द कंप्लीट मास and the complete mass of the atom is concentrated, यानी कि इसी सेंटर पे हमारा एटम का टोटल मास कंसंट्रेटेड होता है ना। लेटर ऑन, देखिए बाद में लेटर ऑन दिस सेंटर was called as न्यूक्लियस। ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे बाद में इस सेंटर को नाम दे दिया गया न्यूक्लियस, है ना। एंड होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, कंसंट्रेटेड कहाँ पे रहेगा, एट द सेंटर, दैट सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एंड बेटा न्यूक्लियस क्या था ना, न्यूक्लियस ये बहुत ही रिजिड था, बहुत ही ठोस है, बहुत ही रिजिड है, जहां से यहाँ अल्फा पार्टिकल जैसे ही गया सामने से ये वापस आ गया, यानी कि यहाँ क्लोजेस्ट अप्रोच देखिए यहाँ तक ही है, इसका है,
यहीं तक इसका क्लोजेस्ट अप्रोच है, मतलब यहीं तक इसके यहीं तक इसी फील्ड तक पहुंच पाएगा, उसके आगे वो नहीं पहुंच पाएगा, है ना। यानी यहीं से ये बाउंस बैक हो जाता है। आप देखिए यहीं से ये बाउंस बैक हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। न्यूक्लियस आप समझ गए, न्यूक्लियस आपका रिजिड नेचर का होता है, जो अल्फा पार्टिकल उसके थ्रू जाता है, उसके अलॉन्ग जाता है, उसके लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग जाता है, वो वापस आ जाता है ना। तो इसका मतलब है यहाँ देयर मस्ट बी पॉजिटिव रीजन, है ना, उसके अंदर पॉजिटिव रीजन है, एंड दैट पॉजिटिव रीजन वाज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। इसका वजह क्या है? इसका वजह है प्रोटॉन। देखिए यहां पे कंक्लूजन क्या दिया गया कि जो एटम का न्यूक्लियस है, देखो एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एन, 5वां नंबर पॉइंट में देखो, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एटम, द होल एटम, ठीक है बेटा। तो होल एटम के कंपेयर में हमारा जो न्यूक्लियस होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो साइज होगा, बहुत कम होगा एज कंपेयर टू द होल एटम, ठीक है ना। और इसी वजह से ध्यान में रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे बाहर निकल जा रहा था, है ना। तो ये हमारा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो गया। अच्छा, अब देखिए रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था, उसको समझिए। ये हमारा पूरा बेटा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। अल्फा पार्टिकल लेड बॉक्स से निकलता हुआ जाएगा, एक गोल्ड फॉइल का एक लीफ यहाँ पे है, उसके थ्रू पास करेगा। तो मैक्सिमम देखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्क्रीन के ऊपर मिल रहा था, और इससे हमें ये पता चल रहा था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू द स्मॉल एंगल, एंड a very few, 1 out of 20,000 alpha particle directly when passes along the line joining the center and it rebound back, यानी ये बाउंड बैक हो जाता है ना। इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा रिजिड एक सेंटर है जिसको हम न्यूक्लियस कहेंगे, और न्यूक्लियस हैव पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई हीलियम गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू अ लार्ज एंगल और बाउंस बैक, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये रीजन है, इसी वजह से हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो बाउंस बैक हो गया या डेविएट हो गया आपका लार्ज एंगल से। अच्छा, नेक्स्ट में देखिए मैं बात करने जा रहा हूं रदरफोर्ड का मॉडल। देखो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, देखिए अब मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, एटॉमिक मॉडल। क्योंकि बेटा देखो न्यूक्लियस की तो खोज हो चुकी है ना, अल्फा पार्टिकल से हमने बॉम्बार्ड कराया, न्यूक्लियस की खोज हो चुकी, न्यूक्लियस हमारा सेंटर पे है। तो देखिए यहाँ पे दो पार्ट, यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि हमारा रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो न्यूक्लियर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। तो बेटा देखो इन्होंने एटम को दो पार्ट में भाग दिया, दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, है ना। अब ये दो पार्ट में कैसे, तो देखिए एटम हैज टू पार्ट, एटम हैज टू पार्ट्स। देखिए एटम जो है उसका दो पार्ट हो गया। तो दो पार्ट कैसे हुआ, तो देखो एक जो पार्ट है तुम्हारा, एक जो पार्ट है वो न्यूक्लियर पार्ट है, जो तुम लोगों ने अभी देख लिया, न्यूक्लियर पार्ट। और बेटा आप जानते हैं कि न्यूक्लियर जो पार्ट होता है ना, ये देखो जैसे अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की, ठीक है ना, न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत ही छोटा होता है ना, इक्वल टू 10 to the power -15 टाइम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक बेटा ध्यान से समझिएगा, सॉरी 10 का पावर 15 टाइम्स हो जाएगा एटम के वॉल्यूम से, है ना। यहां पे देखो तो देखिए न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा आपका, ये कितना होगा, ये 10 to the power 15 टाइम्स, एक मिनट, ये -15 ही हो जाएगा, है ना, -15 हो जाएगा। तो वॉल्यूम बेटा देखो, वॉल्यूम न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा वो 10 का पावर -15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द एटम, मतलब एटम के वॉल्यूम के कंपेयर में न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना छोटा है, आप सोच के देखो, है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे दिमाग में रखेंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये नीचे जाएगा तो ये प्लस में ऊपर चलाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम बराबर 10 to the power 15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। तो एटम का वॉल्यूम देखो 10 का पावर 15 था, 10 का पावर 15 था वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो थॉमसन ने तो ये बोल दिया कि देखिए थॉमसन मॉडल में हमारा पूरा स्प्रेडेड होता है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन उसके बाद रदरफोर्ड ने बोला कि रुको हम तुमको अब समझाते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है,
है ना। इसमें क्या है कि इसमें न्यूक्लियस के ऊपर ही पूरे एटम का मास कंसंट्रेटेड होता है और सभी जगह पे पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड नहीं है, ये सिर्फ एक स्मॉल रीजन में ही कंसंट्रेटेड होता है ना। तो ये बातें रदरफोर्ड ने आपको बताई, है ना। अब चलिए, ये न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि जैसे ये हमारा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हो गया। अच्छा बेटा देखो, एक और चीज समझ लो यहाँ पे, अगर हम साइज की बात करें, रेडियस की बात करें, साइज और रेडियस की अगर हम बात करें, रेडियस ऑफ एटम, तो दिस रेडियस इज इक्वल टू 10 to the power 5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा उसका 10 का पावर 5 टाइम्स होगा क्या, तो साइज और रेडियस ऑफ द एटम, एटम का रेडियस 10 to the power 5 टाइम्स हो जाता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के, है ना। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में अभी पहले ये दोनों बातें, यानी न्यूक्लियर पार्ट के बारे में अभी हम लिखेंगे। एटम का 2 पार्ट है, पहला न्यूक्लियर पार्ट है, इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, तो ये तो हमारा न्यूक्लियर पार्ट हुआ। देखो बेटा, न्यूक्लियस देखिए न्यूक्लियस हैव कौन सा चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज इट कैरी 2 चार्जेस। देखो यहाँ पे 2 चार्जेस होता है, मतलब 2 पार्टिकल्स होते हैं, 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज वन इज प्रोटोन दैट इज P+1 एंड अनदर इज न्यूट्रॉन, है ना। ये हमारा 2 फंडामेंटल पार्टिकल होता है। तो बेटा प्रोटोन हो गया, ऐसे कर लो, यहाँ प्रोटोन हो गया, एंड दिस इज योर न्यूट्रॉन, है ना। तो ये हमारा 2 फंडामेंटल पार्टिकल हो गया, दैट इज वन इज प्रोटोन एंड अनदर इज न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन चार्ज किस वजह से होता है, तो चार्ज हमारा प्रोटॉन के वजह से होता है, न्यूट्रॉन के वजह से कोई भी चार्ज नहीं होता, ये आपका न्यूट्रल नेचर का होता है। ये बातें समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स is called न्यूक्लियॉन्स। बेटा ध्यान रखिएगा कि जितने, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है न्यूक्लियस के अंदर, यानी मान लीजिए कि n नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया प्लस m नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया, ठीक है ना। यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिख लो, यहाँ पे आप चार्ज इसका 0 लिख लो। तो देखिए यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या n है, न्यूट्रॉन की संख्या m है, इन दोनों का अगर सम करोगे इनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है ना। सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। और इसी को देखिए हम मास नंबर भी कहते हैं। मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बेटा यही टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या जो होता है, दोनों को अगर ऐड कर लेंगे, इसी को कहते हैं मास नंबर। और इसी को आगे चल के हम अगर एटॉमिक मास की बात करें तो दोनों के मास को ऐड कर दीजिएगा तो ये हमारा एटॉमिक मास भी हो जाएगा, है ना। तो वो हम अभी चेक करने वाले हैं कैसे हम निकालेंगे, है ना। देखिए तो मास नंबर क्लियर है बेटा। मास नंबर ये संख्या है, याद रखिएगा। दिस इज नॉट, आप ये नहीं कहेंगे ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास का मतलब एटम का मास, है ना। अभी मास नंबर है, मतलब मास किस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो बेटा देखो, मास इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन कहां पे, ऑन न्यूक्लियस पे। और बेटा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका 2 पार्टिकल होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे +1 चार्ज पार्टिकल होता है, +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, और आपका न्यूट्रॉन पे देखो 0 चार्ज होता है ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों का जो मास होगा, जैसे मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसको हम कहेंगे एटॉमिक मास। दिस इज कॉल्ड योर एटॉमिक मास, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मास नंबर सिर्फ संख्या बताता है ना, सिर्फ नंबर्स बताता है। ये नंबर्स वाले फिगर है, लेकिन ये क्या होता है, इसका यूनिट होता है। जैसे एटॉमिक मास यूनिट हो गया, यूनिफाइड मास हो गया, ग्राम हो गया, तो इसमें ये रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एटॉमिक मास
जो है उसका यूनिट हम लिख देते हैं यहाँ पे, यूनिट इज एटॉमिक मास यूनिट, AMU। अगर हम 1 मोल की बात करें, 1 मोल की बात करें तो 1 मोल में हमारा ग्राम हो जाता है। बेटा ध्यान रखिएगा, जो भी मास नंबर होता है, जैसे मान लो सोडियम का 23, तो 23 आप AMU लिखेंगे। तो देखिए 23 AMU लिखने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका इसका जो मास है ना 23 AMU, ये मास ऑफ 1 एटम हो गया। बेटा ध्यान से देखिएगा, ये एक एटम का मास है। अगर आप AMU में लिखे हैं तो एक एटम का मास है। अगर यही हमारा 1 मोल, देखिए ये 1 मोल यहाँ पे मत लिखना, सोडियम के लिए बात हो रही है ना। तो देखिए अगर हम सोडियम के एक एटम के मास को देख रहे हैं तो ये हो गया 23 AMU। अगर मान लीजिए इसी को हम 23 ग्राम में लिखते हैं तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम। तो बेटा 1 मोल एटम यानी एवोगाड्रो नंबर एटम्स की संख्या को अगर हम उसको मेजर करेंगे तो वो हमारा 23 ग्राम के बराबर हो जाएगा, है ना। तो एटॉमिक मास ध्यान में रखिएगा, एटॉमिक मास जो है ये हमारा उसका यूनिट होता है AMU में, अगर सिंगल एटम की बात होगी, और अगर ग्राम में लिखते हैं तो 1 मोल एटम की बात होती है ना। तो ये हमारा एटॉमिक मास हुआ। अब जैसे एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारा एटॉमिक नंबर होता है, तो देखो किसी भी एलिमेंट को हम X से दिखा रहे हैं, जनरल एक्सप्रेशन है हमारा। ऊपर में हम एटॉमिक मास लिखते हैं, नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो बेटा एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर आपका टोटल प्रोटॉन इन एन एटम होता है, इन एन एटम। तो एटम के अंदर टोटल प्रोटॉन हमारा जो होता है वही एटॉमिक नंबर होता है। और अगर आपको न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है तो देखिए, न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है तो देखो पहले आप समझिए एटॉमिक मास A, दिस एटॉमिक मास इज व्हाट? दिस एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज एटॉमिक नंबर एंड न्यूट्रॉन। तो चूंकि न्यूक्लियस में हमारा यही दोनों पार्टिकल प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम Z प्लस N को हम एटॉमिक मास लिख रहे हैं। अच्छा N निकालना है तो क्या करिएगा? N निकालना है तो लिखिएगा A माइनस Z, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं A माइनस Z। तो किसी भी पार्टिकल का आप A माइनस Z करके आप यहाँ न्यूट्रॉन्स की संख्या निकाल सकते हैं। तो बेटा एटॉमिक नंबर क्या हो गया? टोटल प्रोटॉन इन एन एटम। ये टोटल प्रोटॉन होता है एटम्स के अंदर, है ना। तो यहाँ पे बात हो रही थी न्यूक्लियस की, तो देखिए न्यूक्लियस में टोटल सम कर लो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं हम। मास नंबर अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है मास नंबर। मास इज कंसंट्रेटेड न्यूक्लियस पे होता है। न्यूक्लियस में 2 चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम मास की बात करें तो एटॉमिक मास कहलाएगा, यानी प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अगर जोड़ दीजिएगा तो ये हमारा एटॉमिक मास हो जाता है। और एक एटम की बात करेंगे तो उसकी यूनिट हम AMU लिखेंगे। और 1 मोल की अगर हम बात करेंगे सोडियम के 1 मोल की तो हमारा ग्राम में हो जाता है, यानी 23 ग्राम हो जाता है। तो बेटा आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, बेटा देखिए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना। देखिए रेडियस निकालने का, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, किसी भी एटम का रेडियस निकालना है तो एक फॉर्मूला लिखेंगे R0 और A का पावर 1/3, जहां पे R0 का वैल्यू बेटा ध्यान से समझिएगा, R0 का वैल्यू होता है 1.1 इंटू 10 का पावर -13। ठीक है, ये हमारा वैल्यू हो जाता है। आप इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 का पावर -13 यहाँ पे सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हुआ। तो न्यूक्लियस का रेडियस आप निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। A फॉर एज क्या? एज आपका मास नंबर, एटॉमिक मास। ये हमारा हो गया मास नंबर, या हम इसको एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। तो चलिए यहां से आप देखिए, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, फाइंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम हैविंग एटॉमिक मास 27 and 64।
ठीक है, तो चलिए बेटा देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन हम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किसके लिए पूछ रहा है, तो ऐसे एलिमेंट के लिए जिसका एटॉमिक मास आपका 27 दिया हुआ है। तो 27 के लिए बेटा हम लोग यहाँ पे R0 लिखेंगे इनटू ए का वैल्यू कितना है 27 का पावर 1/3, यहाँ पे लिख सकते हैं R0। 27 को आप लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज योर 3R0 आंसर। ठीक है, कर सकते हैं, R0 का वैल्यू आपको लिखा गया है, आप उसको पुट करके आंसर, एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा Rn1 कर लो, ये Rn2 हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा 64 दिया है, तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं R0, 64 को क्या लिखेंगे 4 का क्यूब और इसका पावर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट कर लेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4R0। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप किसी भी एटम के रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा पहले हम यहाँ न्यूक्लियस की बातें हम लोगों ने की, अब न्यूक्लियस की बातें हम कर लिए हैं, अब हम बात कर रहे हैं दूसरा पॉइंट में, जिसमें हम जिसमें हम देखेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो देखो बेटा एटम का 2 पार्ट था, पहला न्यूक्लियर पार्ट था, दूसरा हम बात करेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की। ठीक है, दूसरा हमारा सेकंड नंबर में एटम हैव एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एटम का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, तो बेटा देखो एटम है, एटम का एक न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहा होता है ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। तो एटम है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, तो बेटा ये देखो ये न्यूक्लियर पार्ट हो गया, यहाँ देखेंगे लिखेंगे हम न्यूक्लियर पार्ट, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट में या जिस जगह में घूम रहा है ये हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है। तो एटम्स हैव 2 पार्ट, वन इज न्यूक्लियर एंड अनदर इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो बेटा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या है, इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है ना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे revolve around the nucleus at a very high speed, ठीक है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ काफी हाई स्पीड से, बहुत ही हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है ना। ये कहना था रदरफोर्ड का, है ना। तो रदरफोर्ड के मॉडल में हमारा क्या था, एक न्यूक्लियस था और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, है ना। इलेक्ट्रॉन्स हैव 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन पे 2 तरह का फोर्स लग रहा है, एक तो न्यूक्लियस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इस इलेक्ट्रॉन पे हमारा बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन पे हमारा 2 तरह का फोर्स काम कर रहा है, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कहना था इसका तो रदरफोर्ड का। इलेक्ट्रॉन्स हैव 2 काइंड्स ऑफ फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप लिख सकते हैं, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक K Q1 Q2, है ना। मान लेते हैं इसके ऊपर Q1 है, इसके ऊपर Q2 है ना। तो K Q1 Q2 बाई क्या लिखेंगे, R² लिखेंगे। अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप लिख सकते हैं mv² बाई R। ठीक है बेटा, तो ये दोनों फोर्स आपका इस इलेक्ट्रॉन पे काम करता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीटली इसके चारों तरफ घूमता रहता है, और इसीलिए रदरफोर्ड का जो मॉडल था, इसको रदरफोर्ड मॉडल is also called सोलर मॉडल या सोलर सिस्टम मॉडल, है ना। देखिए रदरफोर्ड के मॉडल को सोलर सिस्टम की तरह एक मॉडल था, और इसके मॉडल को सोलर सिस्टम मॉडल भी बता दिया गया,
यानी कि सोलर सिस्टम की तरह ये दिखेगा, है ना बेटा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो इतना आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए, हम लोग आगे बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बेटा हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक की। देखिए हम लोग बात करेंगे ड्रॉबैक की, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखिए ड्रॉबैक में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी चार्ज पार्टिकल, देखो बेटा ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस पे चार्ज आपको पता है, इसके ऊपर चार्ज हमारा Z इंटू ई होता है। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता सर इसके ऊपर Z क्यों हो गया। देखो ये किसी भी एटम का ये न्यूक्लियस हो सकता है, उस न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स होंगे, तो प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होगी Z, दैट इज एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन पे चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आप जितने प्रोटॉन है टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, प्रोटॉन की संख्या ले लो और एक इलेक्ट्रॉन पे या एक प्रोटॉन पे चार्ज ले लो, टोटल चार्ज हमारा Z इंटू ई हो जाता है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए कंटिन्यूअसली इसके चारों तरफ घूमेगा, क्योंकि मैक्सवेल ने क्या कहा था, देखिए मैक्सवेल थ्योरी में यह बताया गया था कि एनी चार्ज पार्टिकल, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में अगर वो लगातार घूमता रहता है, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, अगर घूमता रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को रेडिएट करेंगे, है ना। तो ये कहना था किसका, मैक्सवेल का। तो मैक्सवेल ने कहा था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, इफ एनी चार्ज पार्टिकल, है ना, ऑसिलेट under the influence of another charge particle, then it continuously radiate energy, कंटिन्यूअसली बेटा एनर्जी को रेडिएट करेगा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बेटा यहां से कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहां पे कहना था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बहुत ही हाई स्पीड से, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली इसके चारों तरफ घूमेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ कंटिन्यूअसली घूमेगा, तो ये एनर्जी को रेडिएट करेगा। और ड्यू टू रेडिएशन ऑफ एनर्जी, है ना, यहां मैं लिख रहा हूं एनर्जी विल रेडिएट, है ना, एनर्जी निकालेगा कंटिन्यूअसली मूव करने की वजह से। चूंकि एक्सेलरेशन है इसके अंदर, एक्सेलरेट कर रहा है, हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेशन के वजह से ये एनर्जी को रेडिएट करेगा। चूंकि यहां भी चार्ज पार्टिकल है, इसके फील्ड में अगर ये रहेगा और वो ऑसिलेट करेगा तो निश्चित ही यहां से एनर्जी को बाहर रेडिएट करेगा। अब देखिए बेटा एनर्जी विल रेडिएट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट करेगा। यानी यहाँ पे जो एनर्जी रेडिएट करेगा E बराबर H इंटू न्यू के बराबर, तो ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है ना। ये हम अभी आगे देखेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। तो यहां से देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी को रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे ये अपने एनर्जी को लूज कर चुका होगा। एनर्जी लूज कर देगा तो क्या हो जाएगा, सोचो। सपोज करिए कि आप कहीं मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, जब आप पूरा घूम लेते हैं, कहीं गोल चक्कर है उसका घूम लेते हैं, बहुत 4-5 चक्कर लगा लेते हैं, तो आपका एनर्जी लूज हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके अंदर थकावट आने लगता है, आपका स्पीड भी कम हो जाता है, स्पीड भी स्लो हो जाता है। जस्ट लाइक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स अगर कंटिन्यूअसली घूमेगा तो ये कंटिन्यूअसली एनर्जी को रेडिएट करेगा, और अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा तो इसका स्पीड भी स्लो होगा। और अगर स्पीड स्लो होगा तो सोचो, स्लो स्पीड की वजह से क्या होगा, इसका अट्रैक्शन सेंटर की तरफ होने लगेगा। आप जैसे एक पत्थर को बांध कर ऐसे ऐसे घुमाइए, है ना, जब तक ये स्पीड घूमेगा तब तक ये जो है गोल गोल चक्कर काटेगा। स्पीड कम हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा।
सेम उसी तरह से, क्योंकि सेंटर कंटिन्यूअसली इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक बैलेंसिंग फोर्स काम करता है सेंट्रीफ्यूगल वाला, जो इसको क्या करता है, एक सर्किल के अंदर ही रहने देता है। तो बेटा जब इसका स्पीड स्लो होगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, स्पीड स्लो होगा, आप सोचिए क्या होगा। स्पीड स्लो होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, और जैसे जैसे ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट होगा, ऐसे नहीं, स्पीड एकाएक ही अंदर की तरफ नहीं जाएगा, एक सर्कुलर पाथ में, मतलब इस तरह से, देखिए इस तरह से, यहाँ बहुत स्पीड था, धीरे धीरे स्पीड कम होगा, धीरे धीरे स्पीड कम होगा, तो इस तरह से ये स्पीड कम होता 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 सेंटर के नजदीक आ जाएगा और फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। यानी इसका जो एटॉमिक मॉडल रहा है ना, इनका जो एटॉमिक मॉडल रहा है, ये कुछ इस तरह का मॉडल रहा है, यानी कि अनस्टेबल मॉडल रहा है ना। ये मॉडल काफी ज्यादा अनस्टेबल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल मॉडल रहा है। मतलब एटम का जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर खतरा आ गया, एटम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। मतलब आप देखिए, अगर एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दुनिया एग्जिस्ट कैसे करेगी, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, है ना। तो यहाँ पे ये अनस्टेबल मॉडल को इन्होंने दिया था, और यहाँ पे कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करेगा अगर ये कंटिन्यूअसली इसके चारों तरफ चक्कर काटेगा। तो बेटा ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। जब बोर्स आए और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा तो इन्होंने बताया कि ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूमेगा, देयर विल बी नो एनर्जी रेडिएशन, वहां पे कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। एनर्जी विल रेडिएट ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा, या हायर से लोअर पे आएगा या लोअर से हायर पे जाएगा, तभी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है, तभी इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी रेडिएट करता है या एनर्जी हम देते हैं वहां पे, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है ना, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली लूजेस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करेगा, है ना। एंड स्पीड विल स्लो डाउन, स्पीड क्या हो जाएगा बेटा, स्लो डाउन हो जाएगा, स्पीड विल स्लो डाउन, एंड फाइनली एंड मेक अ स्पाइरल पाथ, and due to attraction of nucleus, it will falls into it. Due to attraction of nucleus it will fall into it, है ना। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा, समा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली लूजेस एनर्जी एंड स्पीड विल स्लो डाउन एंड मेक्स अ स्पाइरल पाथ, एंड ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इट विल फॉल्स इन इट, है ना। ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस के अंदर जाके समा जाएगा। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या कहा इन्होंने कि एनर्जी कंटिन्यूअसली रेडिएट करता है, बट it will not happen because energy is not continuously energy emit in form of discrete manner, यानी discrete manner में एनर्जी निकलता है, एनर्जी टूट कर निकलता है, पैकेट्स के फॉर्म में निकलता है, वो आगे हम देखेंगे अभी, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे he did not explain the line spectrum। तो बेटा यहाँ पे इन्होंने स्पेक्ट्रम के ऊपर कोई बात नहीं किया, है ना। देखिए एनर्जी रेडिएट करता है तो वो एक स्पेक्ट्रल लाइंस के फॉर्म में करता है ना। एनर्जी विल ऑलवेज रेडिएट, है ना, इन डिफिनिट in form of spectral lines, but he did not explain, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई explanation नहीं दिया। तो he did not explain the line spectrum, energy will always radiate in form of spectral lines, but he did not explain, उन्होंने कहीं भी इसका explanation नहीं किया, है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में उन्होंने कहीं कोई चर्चा नहीं की। तो बेटा ये आंसर आपको जो है अपने आंसर शीट में लिखना है कि राइट द ड्रॉबैक ऑफ, ये क्वेश्चन आता है, राइट द ड्रॉबैक ऑफ
ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। चलिए आप इसको नोट डाउन करिए और एक क्वेश्चन करिए। तब तक हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।